नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद के मानसून सत्र के एक दिन पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 20 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलेगा। 18वीं लोकसभा का ये 5वां सत्र होगा। इस सत्र में सरकार 8 नए बिल पेश कर सकती है। पीआईबी ने सोशल मीडिया पर प्रसारित पाकिस्तान के एक झूठे दावे की पोल खोल दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को 3 भारतीय राफेल जेट विमानों के नुकसान की बात स्वीकार ली है। पीआईबी ने बताया कि ओरिजिनल वीडियो के एक इंटरव्यू है ये, और जिसमें विदेश मंत्री ने ऐसे किसी नुकसान के बारे में कोई बात नहीं की है। प्रसारित वीडियो में डिजिटल रूप से छेड़छाड़ की गई है। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में यूएवी और CUAS स्वदेशीकरण पर कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के मेड इन इंडिया ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम के प्रदर्शन की जमकर सराहना की। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान के ड्रोन और गोला बारूद से भारतीय सैन्य या नागरिक बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को बचाने की आखिरी कोशिशें जारी है। मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा का आज यमन में मौत की सजा दी जानी थी, जिस पर फिलहाल अब रोक लगा दी गई है। निमिषा प्रिया को बचाने के लिए भारतीय अधिकारी यमन के जेल प्रशासन और अभियोजन कार्यालय के संपर्क में बने रहे, जिससे मौत की सजा का दिन फिलहाल टल गया है। श्रीलंका से भारत आए एक प्रतिनिधि मंडल ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में श्रीलंका के 14 राजनीतिक दलों के 24 युवा नेता शामिल हैं। दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। ये प्रतिनिधिमंडल भारत की 2 हफ्ते की यात्रा पर है। भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर महान फिल्मकार और साहित्यकार सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति की मरम्मत और पुनर्निर्माण में सहयोग की इच्छा जताई है। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने कहा कि भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ईरान की गैर जरूरी यात्रा करने से पहले मौजूदा स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार करें। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दिए गए बयान पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस की इंटेलिजेंस साइकोफेंसी में लीन है। अयोध्या के क्षीरेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। सावन के महीने में हरिद्वार में कांवड़ मेला पूरे उल्लास के साथ चल रहा है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर कांवड़ यात्री अपने गंतव्यों की ओर लौट रहे हैं। उत्तराखंड में आज लोक पर्व हरेला मनाया जा रहा है। हरेला के दिन आज लोग पौधारोपण कर रहे हैं और प्रकृति को हरा भरा बनाने के संकल्प ले रहे हैं। ये पर्व मानसून की शुरुआत और नई फसलों की बुआई का प्रतीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हरेला उत्सव में भाग लिया और रुद्राक्ष का पौधा लगाया। उत्तराखंड में आज 5 लाख पौधे लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला का त्योहार मनाओ, धरती मां का ऋण चुकाओ, आओ मनाएं हरेला कार्यक्रम में शिरकत की। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई शिक्षा नीति के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की बैठक में हमने तय किया कि भगवद गीता और रामायण को लेकर पाठ्यक्रम तैयार करें।
तब तक स्कूलों में सुबह प्रार्थना में भगवद गीता और रामायण के श्लोक बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से शिष्टाचार भेंट की। दिल्ली में दक्षिण पश्चिम जिला की ऑपरेशन सेल टीम ने पालम गांव इलाके से 5 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। इनमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी 2017 से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। इनके पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद किए गए हैं। उनके पास कोई भी वैध भारतीय दस्तावेज नहीं था। दिल्ली के स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। द्वारका स्थित सेंट थॉमस स्कूल और वसंत कुंज के वसंत वैली स्कूल को ये धमकी दी गई है। वहीं हौसका स्थित मदर इंटरनेशनल और पश्चिम बिहार स्थित रिचमंड ग्लोबल स्कूल को भी धमकी भरा ईमेल मिला है। दिल्ली पुलिस बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और साइबर एक्सपर्ट की टीम ने मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू की। स्कूलों को सुरक्षा के मद्देनजर खाली भी कराया गया है। 114 वर्ष के मैराथन धावक फौजा सिंह को टक्कर मारने वाला फॉर्च्यूनर चालक अमृतपाल सिंह ढिल्लों को पंजाब पुलिस ने जालंधर के करतारपुर से गिरफ्तार कर लिया है। कॉमन सर्विसेज सेंटर आज दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में अपना 16वां स्थापना दिवस मनाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। समावेशी और आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए एआई, क्लाउड प्रौद्योगिकियों और ग्रामीण नवाचार पर केंद्रीय भविष्य की कार्य योजना का सीएससी अनावरण करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी उपस्थित रहेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। 16 जुलाई 1929 को आज ही के दिन आईसीएआर की स्थापना हुई थी। आईसीएआर के स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली के पूसा कैंपस स्थित संस्थान में पुरस्कार समारोह और विकसित कृषि प्रदर्शनी आयोजित होगी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सभी स्कूल और कॉलेज सावन महीने और कांवड़ियों की आवाजाही को देखते हुए आज से 23 जुलाई तक बंद रहेंगे। उदयपुर फाइल्स फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की ओर से गठित कमेटी इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लेगी। बोकारो के नक्सल प्रभावित लुगु पहाड़ के तलहटी स्थित काशीटांड जिले में आज सुबह से जिला पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी कुंवर माझी सहित 2 नक्सली मारे गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं ने बेंगलुरु में एआईसीसी ओबीसी सलाहकार परिषद की बैठक में शिरकत की। जम्मू कश्मीर के रामबन स्थित बटौत में स्वास्थ्य विभाग द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सेना के जवानों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रामबन में अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चंद्रकोट यात्री निवास को रंग बिरंगी रोशनी से जगमग किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में हुई भारी बारिश के कारण राजमार्गों के साथ साथ गांव, कस्बों और शहरों की सड़कों को हुए नुकसान की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। उन्होंने सीएम डैशबोर्ड की वीडियो वॉल के माध्यम से राज्य भर में चल रहे सड़क और पुल मरम्मत कार्यों की समीक्षा की। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों आई आपदा से राज्य को भारी नुकसान हुआ है। सीएम सुक्खू ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री ने कहा है कि वो आने वाले समय में खुद भी हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। वहीं एक केंद्रीय टीम जल्द ही हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएगी। हिमाचल में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के मुताबिक आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 20 जून से 14 जुलाई तक राज्य में बादल फटने, बाढ़, भूस्खलन सहित अन्य कारणों से 105 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 184 लोग घायल हुए हैं। 44 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है।
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 48 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। बारिश से एक और जहां मौसम खुशनुमा हुआ है, वहीं दूसरी ओर कई स्थानों पर जलभराव भी देखा गया। वहीं प्रयागराज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से प्रयागराज के निचले क्षेत्रों में घरों में पानी घुस गया है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ का पानी अब लेटे हनुमान मंदिर की दीवार तक पहुंच गया है। आज से 19 जुलाई तक नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और असम में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। असम के कई स्थानों में भी बारिश हो रही है। डिब्रूगढ़ के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। श्रीनगर शहर के कई हिस्सों में आज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कई जगह गरज के साथ बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने पर तिघरा बांध के गेट खोले गए। मध्य प्रदेश के एसडीओ वीरेंद्र यादव ने कहा कि जलस्तर 738.5 फीट तक पहुंच गया था। हमें जलस्तर 738 फीट पर बनाए रखना है, इसलिए जलस्तर कम करने के लिए तिघरा डैम के 5 गेट खोले गए। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को एक बार फिर से बढ़ाते हैं आगे। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 103.16 अंक की गिरावट के साथ 82,467.75 अंक पर, जबकि निफ्टी 56.75 अंक फिसलकर 25,139.05 अंक पर रहा। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और निर्यात और आयात में गिरावट के बीच रुपया आज शुरुआती कारोबार में 22 पैसे टूटकर 85.98 प्रति डॉलर पर आ गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2025 में भारत का कुल वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात 67.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी महीने की तुलना में 6.5% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में औसत महंगाई दर 5.1% रही है, जो कि यूपीए के कार्यकाल में 8.1% थी। माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत 2024-25 के वित्तीय वर्ष के अपने पिछले निर्यात रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। ये उपलब्धि न केवल भारत की आर्थिक ताकत को दर्शाती है, बल्कि वैश्विक व्यापार में इसकी बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में डाक विभाग ने दिल्ली में अपनी वार्षिक व्यावसायिक बैठक 2025-26 में देश भर के सर्किल प्रमुखों से डाक के व्यावसायिक रूपांतरण की रूपरेखा और एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स एवं नागरिक केंद्रित सेवा प्रदाता के रूप में इसकी उभरती भूमिका पर विचार विमर्श किया।
आंतरिक संचार और ज्ञान साझाकरण को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक नया मासिक ई-न्यूज़लेटर डाक संवाद लॉन्च किया। ये प्लेटफॉर्म व्यावसायिक अंतर्दृष्टि और क्षेत्र की सफलता को उजागर करेगा। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि निर्धारित लक्ष्य से पहले ही 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करना गर्व का क्षण है। भारत का खनन और निर्माण उद्योग वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 2 से 5% की दर से बढ़ सकता है। भारत के फ्लेक्सी स्टाफिंग सेक्टर ने वित्त वर्ष 2025 में सालाना आधार पर 9.7% की शानदार वृद्धि दर्ज की है। 1 जुलाई से अब तक लगभग 1.4 लाख नए प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते खोले गए और 3 जन सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत 5.4 लाख से अधिक नए नामांकन किए जा चुके हैं। भारत में खुदरा महंगाई दर बीते 11 वर्षों में 5% के आसपास रही है, लेकिन हाल ही के महीनों में इसमें तेज गिरावट दर्ज की गई और जून 2025 में यह गिरकर 2.1% पर आ गई। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने धनबाद में महिलाओं के नेतृत्व वाली 2 महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है, जिसमें लैंगिक समानता और संस्थागत उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने सरकार के एथेनॉल आयात पर प्रतिबंध जारी रखने का आग्रह किया है। मौजूदा समय में एथेनॉल का उपयोग पेट्रोल में मिश्रण के लिए किया जा रहा है। इससे गन्ना किसानों को भी फायदा हो रहा है। UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड को लेकर नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं। 5 साल से कम उम्र में आधार कार्ड बनवाने वाले बच्चों के लिए 7 साल की उम्र पार करने के बाद अपने बायोमेट्रिक्स को अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों पर UN में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। ओरेगॉन के जेफरसन काउंटी में लगी भीषण आग पर हेलीकॉप्टर से पानी डाला गया। आग के कारण लोगों को निकालने के आदेश दिए गए हैं और सड़कें बंद कर दी गई हैं। आग के धुएं ने टोरंटो के क्षितिज को ढक लिया और वायु गुणवत्ता को लेकर चिंताएं पैदा कर दी। टोरंटो और मॉन्ट्रियल दोनों के लिए वायु गुणवत्ता और गर्मी की चेतावनी जारी की है। स्थानीय लोगों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी बाहरी गतिविधियों को सीमित रखें। ब्रिटेन में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री रेचल रीव्स ने वित्त क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों की घोषणा की, जिसमें विनियमन को और आसान बनाने पर जोर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीटर्सबर्ग में शिखर सम्मेलन के लिए कुछ सबसे बड़ी अमेरिकी प्रौद्योगिकी और ऊर्जा कंपनियों के अधिकारियों के साथ शामिल हुए, क्योंकि प्रशासन देश के कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए नए उपाय तैयार कर रहा है। अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस व्यापारिक समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियों को इंडोनेशिया के बाजार तक टैरिफ मुक्त पहुंच मिलेगी। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि ट्रांस अटलांटिक व्यापार संघर्ष को रोकने के लिए यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौता 1 अगस्त से पहले हो जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वियतनाम के साथ व्यापार समझौता लगभग पूरा हो गया है। यूरोपीय संघ के विदेश प्रमुख काजा कल्लास ने ब्रसल्स में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के बाद कहा कि यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंधों को मंजूरी नहीं दी। नाटो महासचिव मार्क रूट ने चेतावनी दी है कि यदि ब्राजील, चीन और भारत जैसे देश रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं तो उन पर द्वितीयक प्रतिबंध बहुत भारी पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को हथियार पहले से ही भेजे जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि सोमवार को रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा के बाद से उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात नहीं की है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति
वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को मॉस्को को निशाना नहीं बनाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान रूस के खिलाफ उनके कड़े रुख के ठीक एक दिन बाद आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान को अमेरिका के साथ चर्चा करने की उम्मीद है, लेकिन वे ईरान के साथ बातचीत करने को जल्द में नहीं है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने लॉस एंजलिस में तैनात 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों को हटाने का आदेश दिया है। अमेरिका में पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन के कारण लॉस एंजलिस में 4000 नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात किया गया था, जिसमें से आधे को हटाया जाएगा। स्पेन के शहर टोरे पाचेको में दर्जनों लोगों ने अवैध प्रवासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन उत्तरी अफ्रीका प्रवासियों और दक्षिणपंथी लोगों के बीच 4 रातों तक चले संघर्ष के बाद हुआ। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जोयर बोल्सोनारो के बचाव के लिए अभी भी 2 संभावित अपील उपलब्ध है। रियो डी जेनेरो में कानून विशेषज्ञ ने कहा कि ब्राजील के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने राजनेता और 7 सह प्रतिवादियों को 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में उनकी हार के बाद कथित तौर पर तख्तापलट के प्रयास के लिए दोषी ठहराए जाने का अनुरोध किया। पश्चिमी तट के जॉर्डन घाटी में एक सैन्य अड्डे के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सीरिया पर इजराइल के हमलों का उद्देश्य सीरिया के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र को असैन्य क्षेत्र के रूप में बनाए रखना और ड्रूज निवासियों की रक्षा करना है। फिलिस्तीनी कब्जे वाले क्षेत्रों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत फ्रांसेस्का अल्बानीज ने कोलंबिया की अपनी यात्रा के दौरान हेग समूह के देशों से इजराइल के साथ आर्थिक संबंध तोड़ने का आह्वान किया। कोलोराडो के दक्षिणी रिम में लगी जंगल की आग 4000 एकड़ तक फैल गई। पार्क से लोगों और कर्मचारियों को हटा दिया गया है और ये अभी भी बंद है। अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से में आए तूफान के दौरान न्यू जर्सी में बाढ़ का कहर पैदा हो गया है। न्यू जर्सी के गवर्नर ने कहा कि बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो गई है। न्यू जर्सी के गवर्नर ने बर्कले हाइट्स इलाके में तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच वनडे सीरीज आज से शुरू। T20 सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम की नजर अब वनडे सीरीज जीतने पर। जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। पहले दौर में पीवी सिंधु को जापान की सिम यू जिन ने मात दी। लक्ष्य सेन ने जापान ओपन के पहले दौर में जीत दर्ज कर ली है। लक्ष्य सेन ने पहले दौर में चीन के वांग जी को हराया। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी भी अगले दौर में पहुंच गई है। सात्विक चिराग ने पहले दौर में दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 21-18, 21-10 से हराया। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के श्वेता पर्णा और ऋतुपर्णा पांडे की जोड़ी को पहले ही दौर में हार झेलनी पड़ी। उन्होंने शुरुआती मैच में जापान की जोड़ी ने उन्हें हराया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का कहना है कि वे भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 टेस्ट में खेल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमैका टेस्ट में करारी हार झेलने के बाद वेस्टइंडीज की टीम अपने देश के पूर्व क्रिकेट दिग्गजों की मदद लेगी। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने लंदन स्थित सेंट जेम्स पैलेस में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और भारत की महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की। भारतीय एथलीट अश्विनी गणपति ने जापान की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन दौड़ पूरी कर ली है। इटली में 2026 में होने वाले विंटर ओलंपिक के आयोजकों ने एथलीटों को दिए जाने वाले मेडल्स को प्रदर्शित किया। विंटर गेम्स में कुल 245 स्वर्ण, 245 रजत और 245 कांस्य पदक दिए जाएंगे। स्पेन के सामाजिक अधिकार मंत्रालय ने स्टार फुटबॉलर लामिन यमाल के जन्मदिन समारोह से जुड़े मामले की जांच के आदेश दिए हैं। खबरों के मुताबिक यमाल ने अपने 18वें जन्मदिन पर विशेष कद काठी के लोगों को परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। मैनचेस्टर सिटी ने पूमा के साथ किट पार्टनरशिप को लंबी अवधि के लिए बढ़ा लिया है। सऊदी प्रो लीग टीम कल अल नस्र ने पुर्तगाल के योर्गे यूसुस को कोच नियुक्त किया है। 2 महीने पहले ही येसुस ने अल नस्र की कड़ी प्रतिद्वंद्वी अल हिलाल को छोड़ा है। लिवरपूल के पूर्व मिडफील्डर जॉर्डन हैंडरसन
ने ब्रेंटफोर्ड के साथ 2 साल का करार किया है। हाल ही में हेंडरसन ने डच क्लब अयाक्स को छोड़ा था। और लिवरपूल ने फॉरवर्ड लुइस डियाज को खरीदने के लिए बायर्न म्यूनिख का लगभग 57 मिलियन का ऑफर ठुकरा दिया है। बायर्न ने डियाज को खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन लिवरपूल ने कहा कि वो डियाज को नहीं बेचना चाहता। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।